नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप प्रैक्टिस सेट इससे पिछले वाले नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो लेक्चर हुए हैं उसका भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं जारी करता है, तो 6 से लेकर 12 तक कहीं से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, आपके स्तर को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है, जिसमें 40 प्रश्न हिंदी साहित्य से और 40 हिंदी व्याकरण से रहने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इन 80 प्रश्नों में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। बहुत से लोग जुड़ गए हैं। 9 बजे क्लास चलता है, आप लोग समय का ध्यान रखें और क्लास को देखें। वीडियो आपके सामने प्रस्तुत रहता है, कभी भी देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी से संबंधित कोई भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस या फिर यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिए, एक एक चीज़ों को देखिए, प्रश्नों को देखिए और उसका आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का कैमा प्रैक्टिस सेट है। तो आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 24 है, ये 24वां अभ्यास सेट है। इसके पहले 1 से 23 तक करवाया जा चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, हिंदी जंक्शन पे देख सकते हैं, लेक्चर का भी बना हुआ है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वीडियो में हम हिंदी के 80 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसमें कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। हिंदी जंक्शन के माध्यम से लगभग 4000 प्लस बच्चों ने अपना लक्ष्य को प्राप्त किया है, बिहार में टीचर के रूप में अपना योगदान दिया है और यूजीसी नेट में भी कुछ लोगों ने सफलता हासिल की है। तो आप लोग आगे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो हिंदी जंक्शन के माध्यम से जुड़ करके मेरे मार्गदर्शन में और हिंदी जंक्शन माध्यम के जो नोट्स है उसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे। स्टेट के कोई भी पेपर के लिए 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए आज के प्रश्नों को बिना देर करते हुए देखते हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग अभ्यास सेट 24 देखने वाले हैं। ये 24वां अभ्यास सेट है, जैसा कि आप सभी को देख सकते हैं। आज इसका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। 5 विकल्प रहते हैं, उसके अनुसार आपको जवाब देना है। जैसा कि आपको पता है कि चौथा और 5वां विकल्प आपको जो है ज़्यादा उलझाता है और जो है डिस्टर्ब करता है। तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद जवाब दीजिए। तो आप लोग बीपीएससी में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिएगा उतना बेनिफिट होगा। एक ही प्रैक्टिस सेट को कम से कम 4 बार 5 बार बनाइए ताकि आपका जो आंसर है सतर्कता से दी जा सके और अपना जो रिजल्ट है पक्का कर सकें। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका जवाब दीजिए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिला कहलाए? यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो कौन सी रचना है जिसके कारण विद्यापति मैथिल कोकिला कहलाते हैं? तो देखिए
उनकी रचना है विद्यापति पदावली, जिसके कारण मैथिली भाषा में लिखा गया है ये रचना, और इतना प्रसिद्ध हुआ कि मैथिल कोकिला के नाम से इन्हें जाना गया। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। कीर्तिलता कीर्ति पताका भी इन्हीं का रचना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में असंगत है तो कौन सा असंगत है, आपको बताना है। देखिए हम लोग ज़्यादा विस्तार में जाएंगे तो समय 2-3-4 घंटा लग जाएगा, तो उतना समय नहीं रहता है। हम बहुत समय निकाल करके आपके सामने जो है चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, तो इस बात का ध्यान में रखें। जो टॉपिक है उससे संबंधित, जो टॉपिक है प्रश्न से संबंधित, उसमें सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। डिटेल में देखना चाहते हैं, यहाँ हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और सभी का टॉपिक का जो है अलग से पढ़ाया जा चुका है, तो हमें नहीं लगता कि डिटेल में भी बताना उचित होगा, और समय का भी अभाव है। तो देखिए असंगत आपको पहचानना है। तो असंगत देखिए, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग है, बिल्कुल सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक है, बिल्कुल सही है। भीष्म साहनी, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, भीष्म साहनी का मुआवजे है, तो ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही है, और इसमें असंगत पूछा गया है, तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। असंगत पूछा गया है, तीनों सही है, तो इसका सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? यानी ये जो परिभाषा यहाँ दिया गया है वो किसका परिभाषा है, आपको बताना है। साहित्य का जो यहाँ परिभाषा है वो किसका है, आपको बताना है। तो देखिए साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये जो परिभाषा है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा दिया गया था, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को बीजबप्पन का नाम किसने दिया? आदिकाल को बीजबप्पन का नाम किसने दिया? तो आदिकाल को बीजबप्पन काल जो कहने वाले हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी तरीका के प्रश्न रहेंगे, कोई प्रश्न ज़्यादा सरल तो कोई कठिन रह सकता है, क्योंकि TRE 1 को देखते हुए हमें लगता है कि आपका जो तैयारी है अच्छे ढंग से होना चाहिए, जिसका ध्यान रखते हुए हम जो है आपका तैयारी PGT, TGT और जूनियर TGT से लेकर UGC नेट लेवल पे करवा रहे हैं, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आपको दिक्कत ना हो। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पे आधारित उपन्यास है, तो कौन सा उपन्यास है आपको बताना है। तो ये जो मछुआरों के जीवन पे आधारित उपन्यास है वो वरुण के बेटे हैं, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। बरचनमा रतिनाथ के चाची, ये दोनों भी इन्हीं का उपन्यास है, ये ध्यान में रखना है। तो इस तरीका से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पहरा गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पहरा गिरमिटिया जो उपन्यास लिखा गया है तो किस पर केंद्रित करके लिखा गया है, ये आपको बतानी है। तो ये जो उपन्यास लिखा गया है ये महात्मा गांधी पर केंद्रित करके लिखा गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। और इसके रचनाकार जो हैं गिरिराज किशोर जी हैं, ये भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इस तरीका से प्रश्नों को आप देखिएगा तो आपका सही होगा प्रश्न। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? यानी कामकुंठा की जो शिकार स्त्री है उसका चरित्र का चित्रण निम्न में से किस उपन्यास में किया गया है, वो आपको बताना है। तो ये जो चर्चा किया गया है ये सूरजमुखी अंधेरे के जो उपन्यास हैं उसमें कहा गया है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। इसके रचनाकार जो हैं कृष्णा सोबती जी हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और जिंदगी नामा भी कृष्णा सोबती का है जो UGC नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। शेष यात्रा जो रचना है उषा प्रियवंदा का है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीका से प्रश्नों को आप देखिए तो आपका कहीं से कोई कमी ना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाएगा।
डिजिटल बोर्ड नहीं रहने के कारण हम डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ा पाते हैं, ये भी एक समस्या है। तो कुछ अमाउंट का अभाव है जिसके कारण हम डिजिटल बोर्ड नहीं दे पा रहे हैं। तो आगे देखिए भविष्य में क्या होता है, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं है। तो आप लोग जो है मेरे चैनल के माध्यम से सफलता प्राप्त कीजिए। पढ़ाने से काम है, आपको पढ़ने से काम है। तो सारा चीज़ यहाँ उपलब्ध हम करवा देते हैं और साथ ही साथ आपको एक एक चीज़ हम अपने चैनल पे उपलब्ध करवाते हैं, जिससे 4000 प्लस बच्चों ने सफलता पाया है। तो कोई भी छोटा चैनल के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है और हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि आप सफल हो, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। निम्न उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी यहाँ जो उपन्यास है उसके रचनाकार के साथ आपको सुमेलित करना है। तो देखिए भाग्यवती जो उपन्यास है सरदार राम फिरौरी का है, आदर्श दंपति रज्जा राम मेहता का है, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है, अधखेरा फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। तो इस प्रकार देखिएगा कि विकल्प क सही हो जाएगा, यानी क का दूसरा, ख का तीसरा, ग का फोर और घ का पहला। तो इस प्रकार से भी प्रश्न TRE 1 में पूछे गए थे, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो हम जो आपको बताते हैं कोई भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहीं संग्रहित किया गया है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? क्या स्त्री होना कोई पाप है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, UGC नेट में ये पूछा हुआ पंक्ति है। तो ये जो संवाद है किस कहानी का है? तो ये जो संवाद है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है, UGC नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, उसी में चंपा ये बात कहती है। तो आकाशदीप से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद का कहानी है। परिंदे जो कहानी है निर्मल वर्मा का है, ये ध्यान में रखिएगा। राजपान की जो बेगम है फणीश्वरनाथ रेणु का है। तो यहाँ हम थोड़ा सा पढ़ाने में डिटेल लिखने में दिक्कत होता है, क्योंकि स्क्रीन नहीं मिल पाता है। तो डिजिटल बोर्ड रहता तो सारा चीज़ हो जाता, लेकिन अभाव है तो कोई बात नहीं। अभाव में ही जो है संघर्ष में ही ज़्यादा सफलता मिलता है, ये ध्यान में रखनी बात है। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। यह किसका कथन है? यानी चंद्रदेव से मेरी बातें जो राजेंद्र भारा घोष की रचना है, तो ये उसके बारे में जो ये बातें कही गई है, किसने कहा है, किसका कथन है ये? तो ये भवदेव पांडे जी हैं, एक आलोचक हैं, उन्होंने ही ये बात कहते हैं अपने रचना में, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। निम्नलिखित आत्मकथा को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ सही सुमेलित करना है कौन सी रचना किसकी है। तो देखिए बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन का है। सहचर और समय, तो सहचर और समय जो है रामदरस मिश्र का है। घर की बात ये जो है रामविलास शर्मा का है। आज की अतीत भीष्म साहनी का है। तो इस प्रकार अगर आप देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है विकल्प ख इसका सही हो जाएगा, यानी क का तीसरा, ख का चौथा, ग का पहला और घ का दूसरा। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कहानी राजी सेठ की है? यानी राजी सेठ की कहानी कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए उनकी कहानियों में समानांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होना, पंचतंत्र, ये तीनों रचनाएं राजी सेठ का है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि तीनों की तीनों रचनाएं राजी सेठ का है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए नई कविता में जो भी आया है वो खुल कर के यथार्थ चीज़ें जो है सामने आता है। तो यथार्थ चीज़ें में बौद्धिकता का प्राधान्यता है, यथार्थवाद के प्रति आग्रह है, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति है, यानी सभी चीज़ों पे कविता लिखी गई है। तो तीनों की तीनों जो है नई कविता की प्रवृत्ति रहा है। तो इसके कारण इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि तीनों की तीनों प्रवृत्ति जो है नई कविता की प्रवृत्ति है। तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यानी ये जो पंक्ति है किसका है, इसमें आगे जुड़ता है अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। यहाँ सभा हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये जो पंक्ति है किसका पंक्ति है आपको बताना है। ये जो पंक्ति है किसका पंक्ति है आप इसको बताइए। तो ये जो पंक्ति है ये पंक्ति मुक्तिबोध का है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। मुक्तिबोध की प्रमुख रचना है, चांद का मुँह टेढ़ा है, तो इसी में ये बात का चित्रण किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जमीन पक रही है, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है आपको बताना है। तो जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रचना केदारनाथ सिंह का है। आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ प्रश्न जो है इसमें SCERT के भी प्रश्न समाहित किए गए हैं, तो ये आपको अलग से SCERT पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिहार बोर्ड का टेक्स्ट, क्योंकि वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और वहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको मैंने प्रैक्टिस सेट में समाहित कर दिया है। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो हमें चिंता करना होता है कि कैसे हम आपको पढ़ाएं, कि कितना मटेरियल आपको दें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है। तो ये जो कहने वाले हैं किसके बारे में कहे हैं, तो ये जो है जयशंकर प्रसाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में एक थे, तो ये ध्यान में रखना है। और जो छायावाद है वो 1918 से शुरू होकर 1936 तक चलता है, ये भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था, यानी सरकारी जो हिसाब किताब था किस भाषा में रखा जाता था आपको बताना है। तो ये जो है हिंदी हो जाएगा, हिंदी में रखा जाता था, यानी विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंदी में रखा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है, तो कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल का नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, चिंतामणि, कल्पना का आनंद, काव्य में रहस्यवाद, तीनों रचनाएं जो है रामचंद्र शुक्ल का है और नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प अंग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध लिखे हैं, कौन लिखे हैं आपको बताना है। तो बालमुकुंद गुप्त लिखते हैं, तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है, तो अंधेर नगरी जो नाटक है उसका अंतिम दृश्य जो है शमशान रहता है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, यानी अंधेर नगरी चौपट राजा का अंतिम दृश्य जो है शमशान रहता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुम कनक किरण के अंतरार में रुख छिपकर चलते हो क्यों, हे राज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। यह गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है, यानी ये जो गीत है प्रसाद के यानी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है आपको बताना है। तो ये जो गीत है ये लिया गया है, उनका नाटक है चंद्रगुप्त, उसी से लिया गया है, विकल्प क सही हो जाएगा। दोनों नाटक भी उन्हीं का है, तो इसका सही आंसर विकल्प क ही होगा, चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में कौन सी रचना देव की है, यानी ये देव हैं जो रीतिकालीन कवि थे, तो इनकी रचना कौन सा है आपको बताना है। तो प्रेम तरंग, भाव विराय, भवानी विरास, भाव विरास यहाँ होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो भाव विरास भवानी विरास जो है दोनों रचनाएं इन्हीं का है।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों के तीनों रचनाएं इन्हीं का है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना है, तो कौन सा रचना दीनदयाल गिरी का है आपको बताना है। तो ये नीति कवि थे, तो इनकी रचना कौन सी है आपको बतानी है। तो अनुराग बाग, बैराग दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, तो ये तीनों रचनाएं इन्हीं का है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है, यानी जो रीतिकालीन कवि देव हैं उनके कितने ग्रंथों का चर्चा रामचंद्र शुक्ल ने किया है, ये आपको बताना है। ये यूजीसी नेट में एक बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो कितने रचनाओं का जो है चर्चा किए हैं, तो उनकी जो रचनाओं हैं वो 23 है। 23 रचनाओं का चर्चा वे करते हैं। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल से संबंधित जो भी बातें हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ये कोई भी हिंदी का एग्जाम हो और रामचंद्र शुक्ल से एग्जाम नहीं पूछा जाए रामचंद्र शुक्ल से संबंधित प्रश्न, तो एग्जाम हिंदी का पूरा नहीं होता है। सामान्यतः ये ध्यान में रखना है। इनका हर एक बात जो है एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। निम्न में कौन असंगत है, निम्न में कौन असंगत है आपको बताना है। तो काव्य विवेक चिंतामणि का है, बिल्कुल सही है। वृत्त कौमुदी जो है मतीराम का है, बिल्कुल सही है। प्रताप सिंह बिरुदावली पद्माकर का है, बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों सही हैं और असंगत पूछ रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प अंग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार का आरंभ किस कवि से माना है, यानी रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार का जो आरंभ होता है वो किस कवि से मानते हैं आपको बतानी है। तो रीतिकार का आरंभ जो है चिंतामणि त्रिपाठी से ये मानते हैं, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, चिंतामणि त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर विकल्प ग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कामायनी के पात्रों को उनके प्रतीकों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कौन सा पात्र किसका प्रतीक है आपको बताना है। तो इस तरीका से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे समाहित किया है। तो देखिए मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है, एड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है और कुमार जो है मानव का प्रतीक है। तो इस प्रकार अगर आप मिलान कीजिएगा तो विकल्प क इसका सही हो जाएगा, यानी क का दूसरा, ख का पहला, ग का चौथा, घ का तीसरा। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं और इसमें कुछ जो है 15 सर्ग हैं। 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था, ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। मीराबाई के पदों में मुख्य है, तो मीराबाई के पदों में मुख्य रूप से क्या आया है आपको बताना है। तो देखिए आत्मसमर्पण मीराबाई के पदों में है, बिल्कुल सही बात है, यानी श्री कृष्ण को सर्वस्व मान पर समर्पित होते हैं। तो विकल्प क तो सही है। अपूर्व भाव विहवलता, तो ये ठीक है, भाव विहरता तो उसमें है। भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति, बिल्कुल सही बात है, यानी श्री कृष्ण के पीड़ा की जो है उत्कट अभिव्यक्ति हुआ है। तो तीनों सही हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण तैयारी करवा करके एग्जाम के लिए तैयार किया जा रहा है। हो सकता है नोटिफिकेशन मार्च तक आए, तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हो सकता है अप्रैल तक परीक्षा भी हो जाए, तो समय कम मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए, रिवीजन कीजिए। नोट्स मिल गया है, मेरा नोट्स आप प्रैक्टिस सेट अगर रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो अलग से एक व्याकरण की पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि व्याकरण का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट होता है, बड़ा होता है। तो एक व्याकरण की किताब आपके पास होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विठल नाथ ने वैष्णव संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है।
तो किस प्रकार के पूजा पद्धति का समावेश किया है आपको बताना है। तो इसमें जो पूजा पद्धति का समावेश किया है युगल उपासना यानी राधा कृष्ण दोनों की उपासना के साथ जो है इसमें वर्णन किया गया है। युगल छवि यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम है। तो वे कौन से कवि हैं जो अष्टछाप में नहीं आते हैं। तो देखिए अष्टछाप में कुम्मन दास भी आते हैं, परमानंद दास भी आते हैं यानी 8 कवियों में, लेकिन सुंदर दास नहीं आते हैं। तो विकल्प ख सही हो जाएगा क्योंकि सुंदर दास अष्टछाप के कवियों में नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से है। तो क्या है मूल रूप से आपको बताना है, यानी इसमें क्या चित्रित किया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें जो चित्रण हुआ है वो एक जीवनी की तरह है यानी जीवन वृत्त है। तो विकल्प क सही हो जाएगा, जीवन वृत्त है। आगे बढ़ते हैं। केवल प्रेम रक्षण भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है। ये जो विचार है वो किसका है आपको बताना है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जो है ऐसा आरोप लगाते हैं यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अश्लील जो विलासिता की बात हुआ है वो रामचंद्र शुक्ल भी स्वीकार करते हैं। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं। तो नव जागरण का जो शुरुआत करने वाले हैं, सूर्योदय करने वाले हैं, वे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं जिन्हें आधुनिक हिंदी का जनक भी माना जाता है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए, कोई भी प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप लोग जानते हुए प्रश्नों को गलत कर देते हैं, तो उससे आपको बचना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवाद, विचारों में गांधीवाद और साहित्य में अभिदावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है। यानी मैथिली शरण गुप्त के बारे में ये जो कथन है कौन कहते हैं आपको बताना है। तो ये जो कथन कहने वाले हैं ये बच्चन सिंह हैं। बच्चन सिंह लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में ये बातें। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद किसने किया है। तो ये जो नाम से मेघदूत का जो पदबंध किए हैं वे राय देवी प्रसाद पूर्ण जी हैं, उन्होंने किया है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। मेघदूत का जो है राजा लक्ष्मण सिंह भी किए हैं, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, यानी राय देवी प्रसाद पूर्ण जी। आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य में देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक उनकी प्रतिभा का जो विकास है किस साहित्य में देखने को मिलता है, ये बातें आपसे पूछी जा रही है। तो इनका जो प्रतिभा परिगीतकार के रूप में उसमें कम दिखता है, मुक्तकार के रूप, लेकिन प्रबंधकार के रूप में ज़्यादा दिखता है। यानी इनकी जो भी रचना है यशोधरा आदि जो रचनाएँ हैं वो जो है सभी में जो है प्रबंधकार के रूप में, प्रबंध के रूप में जो काव्य है उसमें ज़्यादा दिखता है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इतिवृत्तात्मकता किस युग या वाद की प्रमुख प्रवृत्ति रहा है। तो इतिवृत्तात्मकता जो है वो एक वाद है जिसमें जो है प्रसिद्ध रहा है, वे हैं द्विवेदी युग। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जो प्रसिद्ध है द्विवेदी युग, उसमें इतिवृत्तात्मकता है, यानी द्विवेदी युग हो जाएगा। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक वस्तु प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का उक्त कथन किसके संबंध में है।
यानी ये जो कथन है वो किसके बारे में है आपको बताना है। तो ये जो कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसी में ये बातें कही गई है। निराला के बारे में आपको पता है कि ये जो है छायावाद के प्रमुख कवियों में एक हैं, 4 स्तंभ में एक हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। तो ये दोनों प्रसिद्ध जो है लंबी कविता है, लेकिन कुकुरमित्ता और जूही की करीब इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। तो विकल्प क इनका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी यहाँ जो रचना है उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले युगधारा आएगा। तो ये युगधारा जो रचना है वो किसका है? तो नागार्जुन का है, बीना सुमित्रानंद पंत का है, युग की गंगा केदारनाथ का है और धरती त्रिलोचन का है। तो इस प्रकार आप देखिएगा तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, यानी क का पहला, ख का दूसरा, ग का तीसरा, घ का चौथा। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंत का काव्य रचनाओं का सही क्रम है, यानी सुमित्रानंद पंत के जो काव्य हैं उनके रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए सही जो अनुक्रम हो जाएगा उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि कब किसका प्रकाशन हुआ। तो आप छायावाद पढ़िएगा तो विशेष रूप से उन जो महत्वपूर्ण कवि है उनके बारे में बताया गया है। तो आपको पता होगा सबसे पहले पल्लव आएगा, गुंजन आएगा, युगांत आएगा और ग्राम्य आएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो पल्लव का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1928 हो जाएगा। गुंजन का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1932 हो जाएगा। युगांत का जो है 1936 हो जाएगा और ग्राम्या का 1940 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए। पल्लव का कहीं कहीं 27 भी देता है तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य के प्रश्न खत्म हुए। अब हम लोग व्याकरण के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं व्याकरण के प्रश्नों को। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य मेरे टॉपिक पढ़ाया गया है तो आपको पता है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया प्रयुक्त वाक्य है, यानी कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया का जो है प्रयोग किया गया है? तो राजा ने दान दिया, बिल्कुल सकर्मक क्रिया है। नौकर चिट्ठी लाया, ये भी सकर्मक है। पंडित कथा सुनाते हैं, ये भी सही है। तो तीनों जो है सकर्मक क्रिया है। तो विकल्प घ जो है यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज्ञावाचक वाक्य है। तो आज्ञावाचक वाक्य कौन है आपको बताना है। तो मैंने दूध नहीं दिया, ये आज्ञावाचक नहीं है। ईश्वर सबका भला करे, ये तो कामना किया जा रहा है। सब अपनी जगह पर बैठ जाइए, बिल्कुल आज्ञा दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद ने कारक के कितने भेद माने हैं, यानी कारक के कितने भेद ये मानते हैं? तो वासुदेव नंदन प्रसाद जो हैं वे कारक के 8 भेद मानते हैं, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। इन्होंने अपने व्याकरण में 8 भेदों का जो है चर्चा किया है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। मेरी लड़की कौन है वाक्य में कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए संबंध कारक है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग शब्द है, तो कौन पुल्लिंग शब्द है आपको बताना है। तो मोती, नकर, बचपन, तीनों पुल्लिंग शब्द है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नायक में कौन सा स्वर संधि है आपको बताना है। तो नायक में कौन सा स्वर संधि है आपको बताना है। तो अयादि स्वर संधि आया है, विकल्प क सही हो जाएगा। अगर संधि वाले टॉपिक आप नहीं देखें तो देख करके आप वहाँ पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे होगा, संधि का क्या रूप है। आगे बढ़ते हैं। अनुगमन में समास है, तो अनुगमन में कौन समास है आपको बताना है।
तो अवयवी भाव समास है इसमें, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अनुगमन तो अवयवी भाव समास है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फुर्तिरा में कौन प्रत्यय है? तो फुर्तिरा में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो फुर्तिरा जब शब्द आया है तो उसमें इरा शब्द आया है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा, इरा प्रत्यय होगा। निर्विकार में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो निर्विकार में निर उपसर्ग आया है, निर्जुर विकार, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय किसके अंत में लगता है? तो तद्धित जो प्रत्यय है वो किसके अंत में लगता है? तो संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, यानी तीनों के अंत में तद्धित प्रत्यय लगता है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। धैर्य शब्द है, तो धैर्य कैसा शब्द है आपको बताना है। तो धैर्य जो शब्द है तत्सम शब्द है, विकल्प क सही हो जाएगा। यद्यपि का संधि विच्छेद है, तो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। तो यदि जो अपि यानी यद्यपि हो जाएगा, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, यद्यपि का संधि विच्छेद। अजीर शब्द का अर्थ है, तो अजीर शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो अजीर मतलब होता है आंगन, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो व्याकरण का एक पुस्तक होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो शब्द है, शुद्ध शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरा है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से पता होगा। स्त्री लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द, क्योंकि इसका जो है क्षेत्र बहुत विशाल है, तो नोट्स में बांधना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग इसको अच्छे से कोई व्याकरण रखिए और देखिए चीज़ों को, 1-2 घंटा वहाँ भी समय दीजिए, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। हम हमेशा कहते हैं ये चीज़ को, तो आप लोग उसको ध्यान में रखना है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धनुष का पर्यायवाची शब्द है, धनुष का पर्यायवाची शब्द, तो पिनाक, सदासन, कोदंड, तीनों जो है धनुष का पर्यायवाची है, यानी विकल्प घ उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अभय और विभय युग्म का अर्थ है, तो अभय यानी जो डरता नहीं हो, अभय जो डर नहीं है, और उभय मतलब दोनों, तो विकल्प ग सही हो जाएगा, निडर और दोनों इसका सही अर्थ हो जाएगा। जिसकी आशा ना की गई हो, उसके लिए एक अर्थी शब्द है, तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आग्रह का विलोम है, तो आग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो आग्रह का दुराग्रह, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है आपको बताना है। तो ये जो वाक्य है वो मिश्र वाक्य है, कि के द्वारा जुड़ा हुआ है, विकल्प ख सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है, यहाँ बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, बिल्कुल सही है। दादी का प्राण निकल गई, दादी की प्राण, ये गलत है। 4 आदमी के लिए खाना बना दो, 4 आदमियों के लिए, तो ये गलत है, विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो हरिगीतिका छंद में 28 मात्राएं होती है, ये ध्यान में रखिएगा। छंद वाले टॉपिक नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उंगली पकड़ के पहुँचना, मुहावरे का अर्थ क्या है? उंगली पकड़ के पहुँचना, मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग हुआ है मिस्टेक, तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न को हम लोग हटा देते हैं। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, तो इसमें कौन सा वाच्य है आपको बताना है। तो इसमें जो वाच्य आया है वो आपको बताना है कौन सा वाच्य है। तो इसमें जो वाच्य है वो कर्मवाच्य है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम कौन सा सर्वनाम है? तो हम जो सर्वनाम आया है, कौन सा सर्वनाम है? तो
तो पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ आया है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। अमेंडमेंट के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसके शब्द के लिए उपयुक्त शब्द यानी हिंदी अर्थ क्या होगा इसका, ये आपको बताना है। तो हिंदी अर्थ इसका हो जाएगा संशोधन, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है, तो वायु का जो पर्यायवाची नहीं है, वायु का पर्यायवाची है वो आपको पूछा गया है। तो वायु का जो पर्यायवाची है वो अनिल हो जाता है, अनिल मतलब वायु, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है, तो माधुर्य गुण जो है किस रस में प्रयुक्त होता है, तो ये जो आता है हमेशा आपको पता होनी चाहिए, श्रृंगार रस में आता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या बातें की गई है। अगले प्रश्न में, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो इसमें जो क्रिया आया है वो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि सोई है, कोई क्रिया नहीं हो रही, विकल्प ख सही हो जाएगा। दो शब्दों वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अवयव को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उसे जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, तो समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो जो तैरने की इच्छा रखता है उसे कहा जाता है तितिरसा, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। बहुत कठिन ये जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो अब जो है हम लोग देखेंगे चीज़ें को, यानी ये जो है गद्यांश है, तो गद्यांश का एक नियम है, जैसे कहता है वैसे ही आपको आंसर देना है, अपना मन से कुछ इसमें समाहित नहीं करना है, वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। आदिकाल से ही मानव विभिन्न अनुसंधान करता आया है, इस अनुसंधान के परिगणना को ही विज्ञान कहा जाता है, जिसने मानव जीवन को सुख सुविधाओं से युक्त कर दिया है। विज्ञान के कारण ही शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। विज्ञान के विभिन्न अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप ही मानव हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ ही समय में तय कर देता है। घर बैठे बैठे ही अन्य स्थान पर बैठे व्यक्ति से टेलीफोन पर बात कर देता है। एक बटन दबाते ही वह भीषण गर्मी अथवा सर्दी से स्वयं को सुरक्षित कर देता है। मानव मस्तिष्क से भी अधिक सक्षम कंप्यूटर भी विज्ञान की देन है। तो हम लोग गद्यांश को पढ़ें। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, तो विज्ञान हो जाएगा। विज्ञान के बारे में कहा गया है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। अनुसंधान पे कम जोर दिया गया है, लेकिन अनुसंधान विज्ञान के अंदर ही आता है, तो ये नहीं होगा। विज्ञान में कंप्यूटर भी आ जाता है, तो इससे विकल्प क सही हो जाएगा। तो कोई भी गद्यांश बनाने से पहले गद्यांश को अच्छे से एक बार नहीं तो 2 बार पढ़िए, ताकि चीज़ें स्पष्ट हो, क्योंकि यहाँ पूरे नंबर आप उठा सकते हैं बिना कोई मेहनत के। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान का मानव जीवन पर क्या प्रभाव हुआ है, तो विज्ञान का मानव जीवन पर क्या प्रभाव हुआ है, तो विज्ञान ने मानव जीवन को सुगम व तथा सरल बना दिया है, सुख सुविधाओं से युक्त कर दिया है। कंप्यूटर भी विज्ञान के देन है, तो ये भी सही है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कब से मानव विभिन्न अनुसंधान करता आया है, तो ऊपर चर्चा किया गया था, आदिकाल से करता आया है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क से भी अधिक सक्षम कंप्यूटर किसका देन है, तो ये जो है विज्ञान का देन है, विकल्प ग सही हो जाएगा। विज्ञान के कारण किस क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई है, तो शिक्षा, उद्योग, व्यापार तीनों के क्षेत्र में जो है अभूतपूर्व उन्नति हुई है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये गद्यांश एक देखें और आगे बढ़ते हैं, अगले गद्यांश को देखेंगे, क्योंकि टीजीटी में लगभग 4 से 5 गद्यांश देता है और पीजीटी में 2 से 3 गद्यांश, तो हम लोग गद्यांश को भी इसमें समाहित किए हैं, ताकि आपका तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। तो देखते हैं। कुसुम शाम को मंदिर में दर्शन करते हुए घर गई, वह देर तक गीत गाती रही, उसे समय का पता ना था। आधी रात बीत गई, उसने सितार बजाई, फिर भी उसका मन ना जगा।
उसने टहलना शुरू किया। रात किसी तरह कटी। सुबह उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। वह देर तक सोती रही। माँ ने आकर जगाया और कलेवा करने के लिए कहा। जैसे तैसे वह उठी, नहाई और साइकिल से कॉलेज के लिए चली। कॉलेज में उसकी सखी ने घी के परोठे खिलाए। कुसुम के संगीत प्रेम की। कॉलेज में छात्र नहीं अपितु तो परिवार में मामा, चाचा, नाना और भाई बहन भी प्रशंसा करते हैं। अब देखिए ये गद्यांश था। अब इससे संबंधित जो प्रश्न कैसे बनते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तो शाम, रात, आंखें तीनों स्त्रीलिंग है। विकल्प घ सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा कार्य है। तो कुसुम शाम को घर गई सिंपल शब्दों में ये कहा जा रहा है, तो सामान्य बहुत कार्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें किस शब्द का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए इसमें जो है घी का जो है बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। विकल्प क सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द का स्त्रीलिंग नहीं बदलता है। तो इसमें स्त्रीलिंग जो नहीं बदलता है वो साइकिल का नहीं बदलता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो सदैव जो बहुवचन में प्रयोग होता है वो दर्शन शब्द है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यानी अभ्यास सेट 24 प्रस्तुत किया। उसके प्रश्नों को दिखाया, समझाया और आप लोग इसमें कितना सही किए हैं कमेंट करके बताइए। एक प्रश्न गलत था, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, तो आप लोग इसमें कितना सही किए हैं कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ हिंदी जंक्शन पे आप लोग आते हैं, तैयारी करते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। आगे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा, पूरा विश्वास है, हम कामना करते हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। पिछले TRE 2-3 में लगभग 4000 प्लस बच्चों ने अपना जो है लक्ष्य को प्राप्त किया है, तो आप भी कर सकते हैं। तो मेरे BPSC TRE 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। इस पे आप जो है 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट भेज देंगे। स्टेट के लिए इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप प्राप्त करते हैं। अलग से हिंदी की कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से हमारे मार्गदर्शन में अपनी तैयारी को कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए, यही कामना है। और जो है इतना देर तक लगभग 1 घंटा समय निकाल करके मेरे चैनल पे आते हैं, समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, हमारे यही कामना है। तो अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।